स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी, हमारा हफ्तावार शो जिसमें हम साउथ एशियन और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे खुल के बातचीत करते हैं। आज हमारी बातचीत होगी इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका ने अल-कायदा के नंबर 1 को वहाँ पे मारा, उसके हवाले से भी थोड़ी सी कमेंट्री होगी। ये सारी सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसके साथ साथ जो अमेरिका और रूस की टेंशन है उस पर भी बातचीत, अमेरिका और चीन की जो टेंशन है उस पर भी बातचीत, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको भी हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वाशिंगटन से जुड़े हुए हैं कामरान बुखारी साहब। कामरान साहब, जिस तरह एमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत हुई और बाद में टीटीपी के लीडर खुरासानी की हलाकत हुई, इन दोनों इश्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, ये लॉन्ग ओवरड्यू था, क्योंकि उसामा बिन लादेन को मरे हुए जो है वो 11 साल हो गए। 11 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया था। तो अयमन अल-ज़वाहिरी जो हैं वो जाहिर है वो जो जब उनके बॉस को जो है वो जो एबटाबाद में हमला हुआ था स्पेशल फोर्सेस का, उसमें हलाक किया गया, तो उसके बाद जाहिर है ये शख्स अंडरग्राउंड चला गया और इसने जो है अपनी सिक्योरिटी बीफ अप कर ली। और इस वजह से जो है अगर आप बेसिकली ग्रिड से उतर जाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड है दुनिया की, यानी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल ना करें जिससे आपको ट्रैक डाउन किया जा सके, बिलखसूस सेल फ़ोन, बिलखसूस जो है कोई ऐसी डिवाइस जो आपका आईपी एड्रेस या इस तरह की कोई सिग्नेचर छोड़ दे, तो आप बहुत अरसे तक रूपोश रह सकते हैं। लेकिन अब जो है जो हमें जो चीज़ सामने आई है, एक तरह से जो है जो हैरत हुई थी शुरू में मुझे, और मैं उस वक्त बीबीसी पे भी गया था, सीबीसी जो कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उनको भी इंटरव्यू दिया था, अल जज़ीरा को भी 1-2 इंटरव्यूज़ दिए थे। तो उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि देखें ये शख्स काबुल में कैसे पहुंचा, क्योंकि हलाकत काबुल में हुई है। और इस दफ़ा जो इसमें एक एलिमेंट टेक्नोलॉजी का भी है कि वो जो हमला हुआ है उसमें अयमन अल-ज़वाहिरी के अलावा जो है कोई बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब वो जो हेलफायर मिसाइल है वो फायर नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसा जो है वो बताया यही जाता है, जो ओपन सोर्सेज में जो खबरें आई हैं कि एक ऐसी जो है वो नाइफ मिसाइल के ये यूज़ हुई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अयमन अल-ज़वाहिरी को टारगेट किया गया, क्योंकि वो टेरेस पे आया था और वो लाइन ऑफ साइट थी और उसमें जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन वो तो खैर टेक्निकल एलिमेंट है, एंड आई डाइग्रेस। जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि ये शख्स काबुल में कैसे पहुंचा, और क्योंकि ये तो मतलब ये तो हम कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और अकल नहीं मानती इस बात को कि ये कोई बहुत देर से जो है काबुल में मुकीम था। ये हाल ही में कभी पहुंचा है, और उसकी टाइमिंग जो है तालिबान के बरसर इक़्तिदार आ जाने के बाद के वक्त की है, क्योंकि ये शख्स तो रूपोश था। मुझे याद है बहुत ज़माने पहले हम लोगों ने जो है रिसर्च की थी, उस ज़माने में मैं स्ट्रैटफर्ड में होता था इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, तो वो हमारा तखमीना यही था कि ये भी बिन लादेन की तरह कहीं रूपोश है पाकिस्तान के इलाकों में, क्योंकि देखें अफ़गानिस्तान में छुपने की जगह ख़तरा बहुत था, क्योंकि एक तो हुकूमत उस वक़्त तालिबान की नहीं थी, एक हॉस्टाइल हुकूमत थी, अमरीकी फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का जाल था। तो अगर बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और तो ये ज़वाहिरी भी ज़ाहिर है कहीं, मतलब ज़ाहिर है एक जगह पे तो नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर तो दोनों के मारे जाने का डर था, तो अलग-अलग जो है वो छुपे हुए थे। तो वहाँ जहाँ भी छुपा हुआ था वहाँ से काबुल तक का कैसे पहुंचे, और फिर ये भी बताया जाता है कि पूरी फैमिली रीलोकेट हुई, और वो हाल ही में रीलोकेट हुए। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि तालिबान ने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया। वो जो मुआहदा था अमेरिका के साथ कि आप फ़ौजें निकाल लें और हम जो है ये जितने भी ट्रांसनेशनल जिहादी एलिमेंट्स हैं
हम इनको कोई पनाह नहीं देंगे और हम इनको जो है मतलब अपनी सरजमीन से ऑपरेट करने नहीं देंगे, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। और बताया ये जाता है कि ये जो विला या मैंशन या जो घर था जहाँ पे इसकी हलाकत हुई है, इसके टेरेस के ऊपर, वो सिराजुद्दीन हक्कानी उसके ओनर हैं या उनकी ख़ानदान का उस घर का ओनर है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि तालिबान की सीनियर लीडरशिप, तालिबान की हुकूमत की सीनियर लीडरशिप, उसने अयमन अल जवाहिरी को वहाँ फैसिलिटेट किया वहाँ आने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात जो थी वो ये है कि अयमन अल जवाहिरी जो है, जो कि अमूमी तौर पे जैसे मैंने कहा कि रूपोश हुआ था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि तालिबान की हुकूमत आ गई है तो अब मैं महफूज हूं, वरना वो इतना बड़ा कदम कभी भी ना उठाता कि वो अपने आप को जो उसकी सिक्योर्ड लोकेशन थी, जो रूपोश था जहां पे, वहां से हट आकर वहां से ट्रैवल करके, तो वो काबुल जैसे बड़े मतलब अफगानिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहां तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की आंखें हैं, तो वहां वो पहुंच जाता। तो ये जाहिर है मिसकैलकुलेशन है, लेकिन मिसकैलकुलेशन एक कॉन्फिडेंस के पीछे है। तो और ताना बाना फिर से तालिबान के पास जाता है। उसको कॉन्फिडेंस इस बात का था कि तालिबान उसकी हिफाजत करेंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो तालिबान ने वादा किया था ये बिल्कुल झूठा वादा था, क्योंकि हम उनसे ये तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो अपने आइडियोलॉजी को बदल देंगे। हम तो सिर्फ ये तवक्को कर रहे थे कि वो अपना इतना सबक 20 साल में सीख गए हैं कि अगर उनको हुकूमत चाहिए तो उनको इन लोगों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। लेकिन यहाँ तो ख़त्म क्या, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जी मुआहदे की, और जो है वो जो यूँ कहिए कि जो उन्होंने एक बिल्कुल ही मतलब कोई वक्त नहीं ज़ाया किया। ये हम मतलब महीनों की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात नहीं कर रहे कि अच्छा बड़ा अरसा हो गया तो कहीं से ये हो गया, या ये देख नहीं रहे थे तो वो खुद ही कहीं से आ गए। ये तो बाकायदा उसको फैसिलिटेट किया गया। तो ये दो बातें बड़ी अहम थी। इसी तरह टीटीपी के एक अहम लीडर खुरासानी की जो हलाकत है, वो किस एंगल से हुई, यानी कौन सी फोर्सेस पीछे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये हलाकत क्या मानी रखती है? जी, आज वो इमरान खान साहब ने जो है वो अयमन अल जवाहिरी, इससे पहले कि मैं उमर खालिद खुरासानी की हलाकत के ऊपर जो है ना बात करूं, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि इमरान खान साहब ने आज कोई बयान दिया है बैठ के कि जवाहिरी का जो हलाकत हुई है वो पाकिस्तान ने जो है अपना कोई एयर स्पेस या कोई ताउन किया है, और वो ताउन बेसिकली उनका आर्गूमेंट वो ये बनाना चाह रहे थे कि इससे यही साबित होता है कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया इसीलिए गया था कि अमेरिका के साथ ताउन किया जा सके, क्योंकि मैं ताउन नहीं कर रहा था। बहरहाल ये तो खैर उनकी जो है वो एक अहमकाना किस्म का मफरूज़ा है, और जाहिर है वो मतलब उनको पता है कि उनकी गैलरी जो है कि या उनकी सपोर्ट बेस किस चीज़ से जो है मुश्तइल हो सकती है, तो उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे एक और बात भी सवाल ये उठता है कि इसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। और फिर उमर खालिद खुरासानी जो है, जो टीटीपी का लीडर है, जिसकी हलाकत हुई है अपने दो साथियों के साथ, तो वो चंद ही दिन बाद हुई है, यानी कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जवाहिरी की हलाकत के बाद। तो इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द हील्स ऑफ जवाहिरी जो है ना किलिंग। तो वो जो है क्वेश्चंस रेज करता है कि देखें, अमेरिका जो है वो टीटीपी को एज सच टारगेट नहीं करता, क्योंकि टीटीपी अमेरिका को टारगेट नहीं कर रही, क्योंकि माजी में CIA के ऑफिसर्स की हलाकत में इनका रोल था। मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 के अंदर, और टीटीपी जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई अमेरिका की जानिब से, और उनको अलकायदा के साथ जोड़ा जाता है, आईसिस के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन टीटीपी इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान, इज नॉट द सेम। थ्रेट थी अमेरिका के लिए तब तक जब तक अमेरिकी फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, लेकिन उसके जाने के बाद और उससे पहले भी टीटीपी का जो फोकस था वो पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जंग करना था। तो अगर जो ना खुरासानी की हलाकत हुई है तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। और सवाल ये उठता है
कि इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की। तो जो है ना, लाइकलीहुड ये है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था। और अगर फिर सवाल उठता है कि वो जो ड्रोन हमला हुआ है वो ड्रोन कहाँ से उड़ा, वो किसकी फ़िज़ा को, मतलब फ़िज़ाई हदूद के अंदर से होता हुआ वो काबुल के उस घर तक पहुंचा और वहाँ पे उसने हमला किया। तो आई थिंक कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मैं एनालिसिस और थोड़ा सा स्पेकुलेशन भी कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि ये एक्चुअल ट्रूथ या फैक्ट है, लेकिन एनालिसिस में कभी कभी हमें स्पेकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो एन मुमकिन है कि इसके अंदर बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कि कोई क्विड प्रो क्वो हुआ हो कि भाई आप हमें ज़वाहिरी को मारने में जो है वो मदद दें, ठीक है। हम ज़ाहिर है अमेरिका ने ये तो नहीं बताया होगा कि ज़वाहिरी है, हम एक ड्रोन स्ट्राइक करना चाह रहे हैं अलकायदा का हाई वैल्यू टारगेट, तो हमारा ड्रोन आपके इलाके से जाएगा या आपके इलाके से उड़ेगा। अब इसकी डिटेल तो हमें पता नहीं। तो इसके बदले में उन्होंने, जाहिर है पाकिस्तान तो यही कहेगा ना कि भाई व्हाट्स इन इट फॉर अस। तो उन्होंने कहा अच्छा जो है अगर आप आपके कोई टारगेट्स हैं तो बताइए। तो आई थिंक देयर इज सम लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इट्स ओनली रीजनेबल टू अस्यूम, क्योंकि अदरवाइज ये कोइंसिडेंस है और जो है एनालिसिस में हम कोइंसिडेंसेस पे नहीं चलते। देखिए, इमरान खान का आपने जिक्र किया। इमरान खान का ये कहना कि अगर वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते तो वो किसी किस्म की फैसिलिटेशन न देते या किसी किस्म की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद न करते अमेरिका के एमन अल-ज़वाहिरी पर हमले की। और फिर इमरान खान ये भी कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को गैर मुल्की ग़ुलामी से निकाल देंगे। और उसके साथ साथ हम शहबाज गिल की जिस तरह वहाँ पे हरासत हुई, जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की और फिर ARY पर जो बंदिश लगी, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं या एटलीस्ट इमरान खान की पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। तो आप इसे क्या मुराद लेते हैं जब इमरान खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकाल दूंगा, और स्पेशली वो पहले भी ड्रोन अटैक्स की बहुत शदीद मुखालफत करते रहे। तो क्या इमरान खान क्या चाहते हैं? क्या वो वाकई इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान को इतना पावरफुल देश बना सके? जी, आई थिंक कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली सियासत कर रहे हैं, और वो सियासत भी ऐसी कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये जो बातें हैं हाइपर नेशनलिस्टिक किस्म का रेटरिक, मज़हब के साथ लेस्ड, उसमें मज़हब को भी इन्वॉल्व कर लेना और मजहबी तारीख को ले आना और वो गैरत को ललकारना और इस तरह की चीज़ें, तो वो बड़ी कारामद आती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, ये मैं और आप कई दफ़ा जो है ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस तरह का जो रेटरिक है उसकी कंजम्पशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। यानी ये चीज़ लोग जो है, बहुत सारे लोग जिनको हम जो है पढ़े लिखे तबके में शामिल करते हैं या अस्यूम करते हैं कि जी वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके अंदर भी जो है ये चीज़ बड़ी जल्दी से ये हज़म कर ली जाती है। तो ये एक पसंदीदा किस्म का, ये रेजोनेट करती है इस किस्म का रेटरिक। तो जाहिर है कोई मौका तो नहीं जाने देंगे ना। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को जो है वो ग़ुलामी से आज़ाद करा देंगे और इस वक्त तो ग़ुलाम है और मेरी हुकूमत ये कर रही थी इसीलिए मेरी हुकूमत चली गई, और अब ये जो हुकूमत आई है ये तो जो है फिर से ग़ुलामी में धकेल रही है, और ये तो आई अमेरिका के जो है ना वो मदद से है। तो ये सारी चीज़ें कोई ये तो नहीं देखेगा ना कि इनमें सच्चाई क्या है। क्योंकि देखें, एक जो कल्ट फॉलोइंग होती है, कल्ट फॉलोइंग के अंदर जो है आप अपना जो आपका पसंदीदा लीडर होता है, तो जो कल्ट फिगर होता है, वो आप ये तो नहीं कहते ना कि अच्छा यार इसकी बातों को हम एनालाइज करेंगे। वो तो सहाफ़ी करते हैं, हमारे जैसे तज्ज़िया निगार करते हैं। तो लोग तो जो है वो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर दे जस्ट ईट इट अप। तो ये तो वो जिसे कहते हैं कि वो अंग्रेजी का एक और मुहावरा है कि इट्स लाइक रेड मीट, यू आर थ्रोइंग रेड मीट एट योर बेस। तो वो उनको पता है कि किस चीज़ से लोग खुश होते हैं और वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है,
लेकिन अभी जो है वो हालात कुछ इस किस्म के हैं कि वो मार्जिनल यूटिलिटी अभी डिक्रीज होने में बड़ा वक्त लगेगा, और वो हालात तब्दील होते होते जो है वक्त लगेगा। फिर ये है कि पाकिस्तान के कुछ हालात अनस्टेबल इतने हैं कि लोग फिर वो एक दिल बर्दाश्ता होके भी जो है सिर्फ जज्बाती तौर पे चीज़ें देखते हैं, और वो हकीकत और हकीकत से जुड़ी हुई जो सोच होती है तो उसकी कंजम्पशन कम होती है। यानी ये जो मैं और आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ये मतलब मानी नहीं रखती। ये जो है ये बोरिंग है एट द वेरी लीस्ट, और जो है इस तरह की बातें जो हैं वो जो क्रिटिकल किस्म की जो है गुफ्तगू होती है, वो लोग समझते हैं कि हम भी शायद साजिश का हिस्सा हैं। ये वही तबका जो इस तरह की इमरान खान की रेटरिक को कंज्यूम कर रहा है, तो वो फिर हमारी बातों को तो जो है संजीदगी से तो नहीं लेगा ना। तो आई थिंक दिस इज इट्स पॉलिटिक्स, इट्स पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। उन्होंने उनकी एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है जिसको वो पूरी तरीके से बरूए कार ला रहे हैं सियासी तौर पे। सो आई डोंट थिंक कि जो है मतलब जाहिर है फिर उसके कुछ इल इफेक्ट्स हैं। अब जो ये उनके चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। तो कभी कभी आप जो है जब इस किस्म के जज्बात की रॉ में आके तो आप अपनी रेटरिक में एंगेज्ड होते हैं, हाई पिच्ड और जो है वो श्रिल किस्म की, लाउड किस्म की रेटरिक, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लोग कर जाते हैं कि फिर जो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो ये आई थिंक दिस इज जाहिर है इसके कुछ वो पॉलिटिकल परचेस है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ कॉस्ट है, और आई थिंक वक्त के साथ अब वो कॉस्ट बढ़ रही है। आई थिंक दैट दे रियासत जो है, कम अज़ कम जो रियासत के सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो इस चीज़ को अब एटलीस्ट ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही कि वो अब इस किस्म की रेटरिक को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन ड्रॉ इसलिए भी करनी है क्योंकि अगर इसको इग्नोर किया जाएगा ज़्यादा देर तक तो ये चीज़ ये जो है ये एक पॉपुलर नैरेटिव बन जाएगा, फिर इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी जो है आई मीन ये चीज़ खासी मकबूल हो चुकी है, बिलखसूस एक सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि जहां देर नहीं लगती किसी नैरेटिव को जड़ें पकड़ने में। इमरान खान का ये जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है, हमारा ये ख्याल था पहले कि ये सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा ओवरवेलमिंगली नज़र आ रहा है, मगर जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वाज़े हो गया कि इसमें इमरान खान को पहले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं थी। तो लोगों ने भी उनका लगता यही है कि ये नैरेटिव बाय किया है। ये पहले भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है, एक बड़ी तादाद का माइंडसेट है। अब ये वो बाय भी कर रहे हैं और इलेक्शन की सूरत में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहरहाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के तमाम मामलात पर हावी है, लेकिन उनके अंदर भी इमरान खान का ये पॉपुलिस्ट नैरेटिव भी हमें काफ़ी मकबूल नज़र आता है। तो इस तरह का जो तर्ज़ सियासत है पाकिस्तान में, आपको आगे क्या इसी तरह ही जाता नज़र आएगा जिसको पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक तर्ज़ सियासत समझा जाता है? जी देखिए, किसी भी ट्रेंड का फ्यूचर जानने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस ट्रेंड के रास्ते में रुकावटें क्या हो सकती हैं। क्योंकि अगर उस ट्रेंड, क्योंकि एक ट्रेंड चलता रहता है जब तक कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई और ट्रेंड या और कोई अरेस्टर उसके रास्ते में नहीं आता। तो मुझे तो एज सच नज़र नहीं आ रहा कि ये जो ट्रेंड चल रहा है इस तरह की हाइपर नेशनलिस्ट गुफ्तगू का, कि जहाँ जज्बाती तरीके से जो है ना गुफ्तगू की जा रही है और आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान के नैरेटिव को बाय कर रहा है, यू नो, लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो वो आई डोंट सी दैट चेंजिंग एनी टाइम सून, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स इस चीज़ को रोक सकते हैं वो या तो बहुत लॉन्ग टर्म है, वो बहुत ग्रेजुअली जड़ें पकड़ते हैं। एक नई सोच, यानी सोशल पॉलिटिकल जो है ना एवोल्यूशन और लोगों की अवेयरनेस का लेवल जो है ना तब्दील होना, ये सब चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म है। ये एक जनरेशनल प्रोसेस है।
इफ नॉट मल्टी जनरेशनल। उसके अलावा फिर शॉर्ट टर्म में ये देखा जाता है कि अच्छा इसके मुकाबले में और क्या नैरेटिव है, यानी अगर हम नैरेटिव्स को एक बाजार का मजमुआ समझें तो इस बाजार में एक कंपीटिंग नैरेटिव क्या है। यानी हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि अच्छा आपने मतलब कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वो कोक पसंद करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में पेप्सी के पीने वाले भी हैं। तो अगर वो लॉजिक आप पाकिस्तान की सूरत हाल पे लगाएं तो इमरान खान साहब के जो नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कोई और नैरेटिव भी नहीं है, क्योंकि उनके जो मुखालफीन हैं वो अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी ऑफ थॉट का शिकार हैं। वो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके शो में कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये चीज़ उनके खिलाफ वर्क कर रही है, और इसी वजह से इमरान खान साहब ज़्यादा मकबूल हुए हैं। इसलिए नहीं कि उनकी कोई मतलब इंट्रिंसिक कोई वैल्यू है उनके मैसेजिंग के अंदर, वो एक हद तक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा जो है उनको शायद इमरान खान इतना इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को पसंद बिल्कुल नहीं करते, और दूसरों को इसलिए पसंद नहीं करते कि उनके पास कुछ जो है कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिर उनकी जो पिछले 30 सालों की जो है वो कारकर्दगी है या जो उनका रोल रहा है, उस वजह से भी वो अपना उनके लिए जो है वो एक मनफी एटीट्यूड में जो तकवीयत आई है वो उस फैक्टर ने उसको बहुत ज़्यादा शेप किया है। सो आई डोंट थिंक कि जो है इस चीज़ को अनकरीब, यानी ना ही कोई काउंटर नैरेटिव है, ठीक है, ना ही जो है उस तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उस लेवल पे आएगी। फिर ये कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, मतलब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। आप इस चीज़ के मतलब अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका की कोई 340 के करीब इर्द गिर्द मिलियन, 340 मिलियन गिव और टेक अ फ्यू मिलियन हेयर एंड देयर आबादी है। और अमेरिका का जो है ना आप साइज़ देखें, GDP देखें, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकली पावरफुल मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की जो है वो 220, 22 या 25 मिलियन जो है, जो भी है आबादी है, और वो उसके हालात सबके सामने हैं। सो इट्स अ वेरी स्टैगरिंग फिगर। इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारा आबादी जो है वो बदहाल है। बदहाल सिर्फ जो है मुआशी तौर पे नहीं, मुआशरती तौर पे भी, यानी सोशली और अवेयरनेस के लेवल, और फिर मतलब कि उनकी तालीम और तरबियत, नशो नुमा जो है, जो एक तो फिजिकल नशो नुमा होती है ना, तो दूसरी जो नशो नुमा है इंटेलेक्चुअल रूहानी किस्म की, उसमें भी कोई वो मतलब वी कैंट से कि दैट्स गोइंग टू टेक प्लेस। इन फैक्ट इट वर्क्स अगेंस्ट एंड हेल्प्स दिस, ये जो ट्रेंड है कि लोग जो है जू का तू जो है, क्योंकि उनको समझ नहीं है ना, वो सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको परखने की सलाहियत नहीं है, एनालिसिस की सलाहियत नहीं है। वो यहाँ तक है कि भाई उनको ये भी नहीं पता कि ये जो खबर उनको मिल रही है वो सच्ची है या नहीं है, या उसकी को खोज करनी है। वो दे जस्ट कंज्यूम इंफॉर्मेशन अज्यूमिंग कि ये जो बात सुनी है मोर देन लाइकली सच्ची है, और फिर वो उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो कैसे कोई तब्दीली आएगी, मुझे तो नहीं नज़र आता। मतलब बहैसियत पाकिस्तानी ओरिजिन के होने के मुझे तो इस बात का दुख होता है, और उम्मीद तो यही करते हैं कि कोई तब्दीली आए, लेकिन अगर एनालिस्ट की हैट पहन के तो देखा जाए तो फिर वो अनफॉर्चुनेट एक फोरकास्ट है कि ये तो वी आर गोइंग टू बी विद दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। आपने कहा कि पाकिस्तानी हालात और वो जो तर्ज सियासत है वहाँ पे, उसके मुताबिक हमें कोई जल्द या बदेर तब्दीली आती नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में हम देखें तो उस हवाले से भी आखिर में एक बातें आपसे करना चाहूँगा। अमेरिका चीन के तल्लुकात डिटोरिएट हो रहे हैं, रूस और अमेरिका की इनडायरेक्ट जंग है यूक्रेन में जो हो रही है, उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड भी ऑफ कोर्स अमेरिका के एलाइज हैं। तो पहले हम चीन और अमेरिका के हालात की कशीदगी पर नज़र डालते हैं। पिछले हफ्ते जब नैन्सी पेलोसी ने दौरा ताइवान किया तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दी चीन ने, और फिर चीन ने इक्तफ़ा इसी बात पे किया कि अपनी ड्रिल्स की जाएं, और हमें यही लगा तबसरा नगारों को कि चीन कोई शदीद
एक्शन लेने की भी पोजीशन में नहीं है, तो क्या आपको चीन की स्ट्रैटेजी नज़र आती है अमेरिका की बदलती पॉलिसियों के तनाज़ुर में? जी देखें, अब हालात जो है वो इस नहज पे हैं इंडो पैसिफिक में कि, और अगर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम एम्पैथेटिक एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें कि जो चीनी क़यादत है वो किस तरीके से रीड कर रही है सिचुएशन को। देखें, उनके सामने जो है बिलखसूस यूक्रेन में जो जंग है रूस की, उसके बाद उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि देखें रूस दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है अस्करी लिहाज से, और फिर रूस का तो बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, वो अपने हथियार भी खुद बनाते हैं, और आज का नहीं है, मतलब बड़ा पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये। तो ये अगर उसकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है कि जिसके पास जंग मतलब अपने जो बॉर्डर से दूर जाकर जंग करने का एक्सपीरियंस भी है, तो अगर उनका ये हाल है तो फिर चीन क्या कर सकता है? चीन के पास ना वो तजर्बा है जंगों का, बिलखसूस अपने बॉर्डर से दूर, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसका एक बहुत बड़ा हवा है, लेकिन रियलिटी ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अभी ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि वो एक्चुअली काइनेटिक एनवायरनमेंट के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उनको भी ये बात पता है कि अगर रूस का इतना बुरा हाल हुआ है तो हमारा क्या होगा। तो ये एक बहुत डिफेंसिव उनको एक माहौल क्रिएट हो चुका है। उनका जो एक स्ट्रेटेजिक जैसे साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, वो स्ट्रेटेजिक साइकी चाइना की ये है कि वो बहुत डिफेंसिव है। फिर ऊपर से इस तरह का जो दौरा है, स्पीकर नैंसी पेलोसी का जो दौरा ताइवान का था, उसने मजीद उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो अब कुछ ना कुछ तो करना था ना, मतलब दो ऑप्शन होती हैं, या आप कुछ करें, तो सवाल उठता है कि क्या करें। तो उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, पहले ऑप्शन दूसरी देख लेते हैं कि कुछ ना करें। अगर चीन जो है वो स्पीकर पेलोसी के दौरे को बस ज़बानी जमा खर्च जो है, वो कोई रेटरिक, कोई बहुत ही मतलब जो है धमकी आमेज स्टेटमेंट दे देता या सख्त ज़बान इस्तेमाल करता, तो वो तो रेटरिक है ना, वो तो उस तरीके से कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि उसको इग्नोर करना या उसके ऊपर सिर्फ बयानबाजी करना, वो चीन के पास ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन उसके बरक्स चीन के पास कोई खातिर ख्वाह और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी क्या करेंगे? जंग करेंगे तो उनको पता है कि रुसवाई होगी, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है इंडो पैसिफिक के अंदर वो चीन से बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका के एलाइज बहुत हैं। चीन का कोई एलाई नहीं, नॉर्थ कोरिया चीन का एलाई है। तो क्या होगा? रुसवाई होगी। तो दरमियान का रास्ता यही था कि आप जो है अपने कद से ऊंची छलांग लगाएं, कि आप ऐसा दिखाएं कि हम ये ताइवान को हड़प कर सकते हैं, हड़प किए बगैर हड़प कर सकते हैं। ये मुजाहरा करना जरूरी था। तो इस वजह से वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का कि जी चारों तरफ जो है मुहासरा कर लिया, और वो जो है वो मिसल फायर किए गए और जहाज पहुंच गए और बेड़े और ये और वो। तो वो एक एक्सरसाइज जो थी वो एक कॉम्प्रोमाइज था बिटवीन डूइंग नथिंग एंड एक्चुअली डूइंग समथिंग जो कि रियल है। तो मैं समझता हूं कि वो ना इधर है ना उधर है। तो ये चीजें जो हैं जाहिर है खबरें लग जाती हैं, खबरों के अंदर जब इस किस्म की को हो और इस पैमाने। देखिए ये पहली दफा नहीं है कि चीन ने अपनी जंगी मशकें स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान और ताइवान के इर्द गिर्द जो मैरिटाइम वाटर्स हैं पैसिफिक के, वेस्टर्न पैसिफिक के, उसमें उन्होंने ये किया है। पहले भी किया है, लेकिन इस दफा उन्होंने शिद्दत ज्यादा थी, शोर शराबा ज्यादा था, और उसकी पूरी की पूरी जो लॉजिक थी वो ये था कि भाई हमें ये स्पीकर पेलोसी की ये जो विजिट है इसका जवाब देना है। क्योंकि अगर ना जवाब दें, कल को अमेरिका को ये सिग्नल जाता है कि ये पेपर टाइगर है, ये कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएगा। और अभी तो कम से कम ये है कि कोई एक तरह से अमेरिकी जो पॉलिसी कम्युनिटी है उसके अंदर डिबेट तो कम से कम फोर्स कर दी कि वो ये सोचें कि अच्छा यार
कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो बस दिखावा है। तो कम से कम ये है कि कोई एक इजमा नहीं है अमेरिका के अंदर कि चीन एक्चुअली अस्करी तौर पे उसकी कारकर्दगी ताइवान के हवाले से क्या है। तो कुछ लोग, तो कम से कम हमने अमेरिकी पॉलिसी ओपिनियन को डिवाइड कर दिया। तो ये इसकी हकीकत है। और फिर ये भी याद रहे कि जो चीन का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खासी जो है ख़राब है। एक तो वो ग्रोथ नहीं रही, और BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान में जो हुआ उसका जो CPEC का हशर हो रहा है, तो वहाँ पे भी चीन को वो नहीं मिल रहा जो वो हासिल करना चाह रहा था, ये बावजूद इसके कि बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरीके से म्यांमार के अंदर वो है। फिर जिन लोगों के साथ और कुव्वतों के साथ और मुल्कों के साथ जो काम किया है उनको भी मतलब जो है मतलब दुश्वारी का सामना है। वो श्रीलंका का जो है हाल हुआ है वो भी सबके सामने है। तो चीन की वो माली सिचुएशन भी नहीं है, तो प्रेशर उधर से भी है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ये हमें जो है कमज़ोर समझ के तो बेसिकली जो है हमारे लिए एक नई रियलिटी बना दे कि जहां ताइवान जो है वो बिल्कुल ही हमारे सर सीने पे चढ़ के नाचना शुरू कर दे। तो इससे पहले कि वो करें, हमें करना है। तो ये दिखावा ज़्यादा था, हकीकत कम थी। तो चीन की ये जो एक्सरसाइजेस थी स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में, वो वाज़े तौर पर लगता है कि फेस सेविंग का मसला है। और आगे उनका कन्वेंशन भी होने जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। सदर जी की कोशिश है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर अपीयर हों, लेकिन हकाइक जो हैं वो सबको अंदाज़ा होता है। आखिर में जो आपने पीछे जिक्र किया रूस की सूरत हाल की तरफ, दूसरी बड़ी दुनिया की मिलिट्री जिसके बारे में दुनिया में ये एहसास पैदा हुआ कि वो कुछ नहीं कर सके एक लेवल पे। ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जा रहा है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूस ने यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा बर्बाद कर दिया और यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में रिसेशन की फ़ज़ा कायम कर दी। ख़ुद अमेरिका के अंदर जो कंजर्वेटिव ब्लॉक्स हैं, जो रिपब्लिकन के लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस भी और उनके हामी थिंकर्स भी, वो लिख रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, वो डिबेट्स कर रहे हैं टेलीविज़न पे कि ये जो अमेरिका में रिसेशन की बात हो रही है, ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन के अंदर। खुल के कंजर्वेटिव्स के कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जी यूक्रेन में अमेरिकी पैसा लगाना बंद करें। तो ये जो एक परसेप्शन है विद इन अमेरिका, आप इसको कैसा देखते हैं? दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू को आप कैसा देखते हैं? जी देखें, जाहिर है हकीकत कहीं दरमियान में है। एक हकीकत है कि रूस जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है, लेकिन जहां वो प्रोसेस चल रहा है साथ साथ वो अमेरिका के लिए जो है मतलब सिर्फ वो खुद कमज़ोर नहीं हो रहा, अमेरिका और यूरोप का भी नुकसान कर रहा है। वो कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं तो तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो वाला मामला चल रहा है। तो देखें, ये डिबेट तो जाहिर है होनी है, क्योंकि एक तो अमेरिका के अंदर जो फ़िज़ा है वो खासी पोलराइज्ड है। तो अगर डेमोक्रेट्स कुछ करते हैं तो रिपब्लिकन उसके ऊपर चीखना शुरू कर देते हैं और वाइस वर्सा। तो एक तो वो कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक हकीकत में एक रिसेशन आया है, एक हकीकत के अंदर, और वो रिसेशन जो है ना आना था, लेकिन उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इस वजह से कि जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई। और आपको पता है कि जब तेल की कीमत बढ़ जाती है तो अगर जो फ्यूल इन्फ्लेशन होती है तो फिर वो इन्फ्लेशन अक्रॉस द बोर्ड होती है, क्योंकि फ्यूल जो है वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है बाकी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश या कोई और जो कमोडिटी है उसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है या कुछ भी करना है तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें जाहिर है फिर वो महंगाई हो जाती है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर हमें अमेरिका के अंदर जो डिबेट हो रही है उसको समझने की ज़रूरत है। देखें, ये मैं पिछले बुध को, हम पिछले हफ्ते हमने शो नहीं किया क्योंकि मैं पिछले बुध को फ्लोरिडा में था, हर्बर्ट एयरबेस पे। तो वहाँ पे जो है यही यूरेशियन सिक्योरिटी के ऊपर जो है ब्रीफिंग्स थी एयरफोर्स के लिए। तो वहाँ हम यही बात कर रहे थे, बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट इस बात पे इत्तफाक कर रहे थे। और ये बात जो है मेरी प्रेजेंटेशन की थी, तो लेकिन मेरे जो साथी पैनलिस्ट थे उन लोगों ने इस बात से एग्री किया कि हमने बहुत अरसा
जो है वो ज़ाया कर दिया, यानी मगरिब ने, अमेरिका और उसके साथियों ने, कि हमने ये सोचा कि अब हम रूस की जानिब से रूसी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं तो उनसे काम चल जाएगा। रूस ने अपना तेल या गैस पीनी तो नहीं ना, तो खुद तो नहीं इस्तेमाल करनी ना, बेचनी है, तो बेचेंगे तो जो है मतलब हमारा काम भी चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा। तो वो रूस को ऐसे तसव्वुर हमने किया, यानी ये जो सोवियत यूनियन का गिरने के बाद, कि ये ओपन फॉर बिजनेस है। ठीक है, एक बहुत ही आमराना निज़ाम है, बहुत ही भयानक किस्म की रेजीम है, जो कि खौफनाक किस्म की मतलब बिहेवियर है उसका डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, लेकिन जो है फिर भी कारोबार किया जा सकता है इनके साथ। ये जो गलती है, इसने हमें वो गफलत की नींद दे दी, और वो हम तैयारी नहीं की कि भाई कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम डेवलप कर सकें। मेरा एक मजमून भी अभी हाल ही में आया था कि भाई हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन अभी तो हमें इस वक्त वो तो मुस्तकबिल में जाके कहीं होगा ना, तो फिर और उसके तक पहुंचने के लिए जो मौजूदा हालात हैं उन पे काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। और वो काबू तभी पाया जा सकता है कि जब आपके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। यानी अगर हमने रूस के खिलाफ को कार्रवाई करनी है कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुमने यूक्रेन को तबाह कर दिया, वॉर क्राइम्स कर दिए, हड़प करने की तुम कोशिश कर रहे हो, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उनके साथ हम कारोबार कर रहे हैं। हमारे यूरोपियन जो एलाइज हैं वो उनका इन्हिसार उनकी नेचुरल गैस के ऊपर है, ऊपर से आ रही हैं सर्दियाँ, यानी ये मौसम जो गर्मा है वो तो जा रहा है, तो आने वाले दिनों में जो है और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। रूस इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका जो नुकसान हो रहा है वो उसकी पेस कम की जाए और उसकी जो शिद्दत है उसको कम किया जाए। तो आई थिंक कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप स्विच को फ्लिप कर सकें कि जल्दी से इसका कोई तदारक ढूंढें। ये अब टाइम लगेगा, ये अब जो है आप फंस चुके हैं, अभी तो रियलाइजेशन हुई है ना। तो अनफॉर्चुनेट है कि जो है सोवियत यूनियन का इनखला, जो सोवियत यूनियन का जो वो जवाल है वो 1991 में आया, और पुतिन साहब जो है 8 साल के बाद बरसर इक़्तिदार आ गए। लेकिन 24 फरवरी 2022 तक आप यही समझते रहे कि अच्छा यार पुतिन ये हरकतें करता है, बदमाश आदमी है और इसकी रेजीम भी जो है वो गलत है, लेकिन जो है कम से कम जो है हम कारोबार कर सकते हैं। तो ये सोच की तब्दीली अब आई है। अब इसके ऊपर अमल दरामद करना, इसके ऊपर जो है वो जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डेवलप करने की सलाहियत, उसमें टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि आई थिंक कि यूक्रेन वॉर का एक जो आउटकम है वो ये है कि अब एक इत्तफाक राय है कि भाई रूस के ऊपर जो इन्हिसार है तवानाई का, उसको कम किया जाए। वो अब काबिल कबूल नहीं है। अफसोस है कि मतलब ये पहले हमें ख्याल नहीं आया, गो कि हमारे जैसे लोग तजिया निगार तो कह रहे थे, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं इस तरफ नहीं ध्यान दे रहे थे, जो कि जिसकी वजह से जो इस वक्त जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो डायरेक्टली इसका जो है ताल्लुक इस गफलत से है जो इतने अरसे तक हम जो है बरतते रहे हैं मगरिब के अंदर। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। आने वाले शोज़ में आपके साथ हम मज़ीद एनालाइज़ करेंगे कि पॉलिसी मेकर्स क्या वाकई ही आने वाले सालों में कोई अल्टरनेट ढूंढ सकेंगे, क्या वाकई ही वो इन लाइंस पे सोचते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग तो इन लाइंस पे सोचते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसमें क्या वाकई ही लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म्स में इन चीज़ों पे सोचा भी जाता है, और फिर क्या अल्टरनेट हैं भी या नहीं उस अल्टरनेट के लेवल पे। ये सब बातें आपके साथ होती रहेंगी और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमने वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप जनाब कामरान बुखारी साहब की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी। हम आने वाले हफ्तों में कोशिश करेंगे कि इस शो को और थोड़ा सा फास्ट पेस किया जाए और इसके साथ साथ इस शो को और बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज के साथ पेश किया जाए। स्टे ट्यून विद अस।
टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह टैग टीवी के डोनेशन के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का तजिया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.